नमस्ते। चलिए आज चलते हैं राजस्थान की रंगीन दुनिया में और समझते हैं वहाँ के पारंपरिक पहनावे को। हम सब रोज कपड़े पहनते हैं, लेकिन राजस्थान में हर एक कपड़े के पीछे एक कहानी छुपी होती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ पहनने की चीज है या फिर पहचान की एक पूरी भाषा। इस सफर में हम यही देखेंगे कि कैसे राजस्थान में हर एक धागा, हर एक रंग पहनने वाले की पहचान, उसके इलाके और तो और उसके जश्न के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। ये समझिए कि ये सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि संस्कृति का एक जीता जागता कैनवस है। तो आज हम किन किन चीजों पे बात करेंगे? सबसे पहले जानेंगे पुरुषों के पारंपरिक परिधानों के बारे में। फिर बात होगी पगड़ी की, जो सिर्फ एक पहनावा नहीं, सम्मान का प्रतीक है। इसके बाद हम पहनावे की और भी गहराइयों में उतरेंगे और आखिर में स्त्रियों की पारंपरिक वेशभूषा पर भी एक नजर डालेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों के पारंपरिक कपड़ों की। देखिए, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, सदियों पुरानी। इसका सबूत हमें पुरानी टेराकोटा की मूर्तियों और मंदिरों की नक्काशी तक में मिलता है, जहां धोती जैसे परिधान साफ साफ दिखाई देते हैं। और ये कोई बीती बात नहीं है, ये परंपरा आज भी गांवों में जिंदा है। वहां आज भी पुरुष धोती, पछेवड़ा और सर्दियों में अंगरखी पहनते हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मध्यकाल में पहनावा सिर्फ पहनावा नहीं था, ये तो काम धंधे का भी आईना था। जैसे शिकारी को देख लीजिए, वो एक साधारण धोती पहनते थे, वहीं किसान की धोती ऊंची बंधी होती थी। तो ये अंगरखी क्या चीज है? असल में इसका नाम निकला है शब्द अंगरक्षी से, मतलब जो अंग या शरीर की रक्षा करे। ये एक फिटेड, बिना कॉलर या बटन वाला कुर्ता होता है जिसे कसने के लिए डोरियां होती हैं। और इसके भी कई नाम और रूप थे: तनसुख, गाबा, मिर्जाई। और हाँ, सर्दियों में इसे और गर्म बनाने के लिए इसके अंदर रुई भी भर दी जाती थी। ठीक है, तो अंगरखी तो समझ गए। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद राजस्थानी पहनावे की सबसे बड़ी पहचान है। जी हाँ, पगड़ी। ये सिर्फ सिर ढकने की चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो है प्रतिष्ठा, सम्मान और गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक, यानी राजस्थान की आन, बान और शान। अच्छा, क्या कभी सोचा है कि पाग और पगड़ी में क्या फर्क है? देखिए, पाग जो होती थी वो काफी लंबी होती थी, करीब 14 से 20 मीटर, और इसे मेवाड़ के महाराणा पहना करते थे। वहीं पगड़ी उससे थोड़ी छोटी होती है। और यहाँ एक मजेदार बात बताता चलूं, दुनिया की जो सबसे बड़ी पगड़ी है ना, वो उदयपुर की बागौर हवेली में आज भी रखी हुई है। और बात सिर्फ साइज की नहीं है, पगड़ियाँ तो मौसम और त्योहारों के साथ अपना रंग रूप भी बदल लेती हैं। जैसे शादी ब्याह का मौका हो तो मोठड़े की पगड़ी, सावन का महीना आया तो लहेरिया, और दशहरे के दिन मदील बांधी जाती थी। कमाल है ना? ये दिखाता है कि पहनावा हमारी संस्कृति से कितना जुड़ा है। खास तौर पर मेवाड़ की पगड़ियों की तो बात ही कुछ और थी। अमर शाही, उदय शाही, अरसी शाही और मुगल काल में तो एक अटपटी पगड़ी भी बहुत चलती थी। और जरा सोचिए, ये काम इतना अहम था कि जो व्यक्ति महाराणा की पगड़ी बांधता था उसे छापदार कहते थे। एक बहुत ही इज्जतदार ओहदा था ये। चलिए, अब मेवाड़ से मारवाड़ की तरफ चलते हैं। यहाँ का रोबीला जोधपुरी साफा राजपूती आन बान शान का प्रतीक माना जाता है। यहाँ भी कई तरह की पाग थीं, जैसे खिड़किया पाग, तख्त शाही पाग। और इन पगड़ियों की शान बढ़ाने के लिए उन्हें तुर्रे, सरपेच और कलंगी जैसे खूबसूरत गहनों से सजाया भी जाता था। तो पगड़ी का रंग सिर्फ मौसम या त्योहार नहीं बताता था, ये तो ये भी बताता था कि पहनने वाला किस समाज से है। जैसे जाट, विश्नोई और रामस्नेही समाज के लोग सफ़ेद पगड़ी पहनते थे, वहीं कबीरपंथी लाल रंग की और माली रेबारी गहरे लाल रंग की। मतलब पगड़ी पहनना एक तरह से अपनी पूरी सामाजिक पहचान को सिर पर लेके चलना था। तो पगड़ी की कहानी तो हमने समझ ली। अब जरा सिर से पांव तक के पूरे पहनावे को देखते हैं कि और क्या-क्या होता था। तो एक पूरा पारंपरिक पहनावा कैसे तैयार होता था? सबसे पहले नीचे पायजामा, उसके ऊपर अंगरखी या जामा, और फिर कमर पे बांधा जाता था पटका। और ये पटका सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं था, इसमें तलवार या कटार भी रखी जाती थी। मतलब स्टाइल भी और काम भी। सर्दियों की बात करें तो एक बहुत ही खास पहनावा था, नाम है आत्म सुख। नाम ही कितना प्यारा है ना? आत्मा को सुख देने वाला। ये असल में एक लंबा भारी कोट होता था जो ऊपर से नीचे तक पहना जाता था। और सबसे पुराना आत्म सुख जो जयपुर के महाराजा माधो सिंह का था, वो आज भी सिटी पैलेस में रखा हुआ है। और आज के जमाने में जोधपुरी कोट को कौन नहीं जानता।
जोधपुर का ये मशहूर कोट इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसे राष्ट्रीय पोशाक यानी नेशनल ड्रेस का दर्जा मिला हुआ है। ये परंपरा का वो रूप है जो आज भी शान से जिंदा है। अरे, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। पहनावे की वैरायटी तो देखिए। शादी या जंग के लिए जामा होता था, अंगरखी के ऊपर पहनने के लिए चोगा, शिकार पर जाने वालों के लिए खाकी रंग का अमोवा और साधु सन्यासियों के लिए कोपीन, मतलब हर काम हर मौके के लिए एक अलग खास लिबास। और ये विविधता सिर्फ रजवाड़ों तक नहीं थी। राजस्थान के आदिवासी समुदायों के पहनावे की अपनी एक अलग ही दुनिया है। हर समुदाय के अपने खास कपड़े, जैसे भील पुरुष जो तंग धोती पहनते हैं उसे ढेपड़ा कहते हैं। सहरिया पुरुषों का साफा खपटा कहलाता है। यह दिखाता है कि राजस्थान की संस्कृति कितनी अमीर और परतदार है। तो पुरुषों के पहनावे की बात तो हो गई। अब चलिए एक संक्षिप्त नजर डालते हैं स्त्रियों की पारंपरिक वेशभूषा पर। इनका भी इतिहास उतना ही पुराना और समृद्ध है, और इसकी झलक हमें आभानेरी और ओसिया के पुराने मंदिरों की मूर्तियों में आज भी देखने को मिलती है। तो मुख्य रूप से 3 चीजें थीं: कंचुकी, घाघरा या लहंगा और ओढ़नी। समय के साथ ये भी बदले। जो पुरानी कंचुकी थी वो बाद में कुर्ती बन गई, और नीचे जो अधोवस्त्र पहना जाता था वही आज के घाघरे या लहंगे का रूप ले चुका है। और ओढ़नी तो सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि मान सम्मान और परंपरा का प्रतीक रही है। तो कुल मिला के हम क्या समझे? यही कि राजस्थान का पहनावा सिर्फ गुजरे जमाने की बात नहीं है, ये एक जिंदा विरासत है। ये पहचान, सम्मान और संस्कृति की एक ऐसी भाषा है जो बिला बोले ही अपनी कहानी कहती है आज भी। जैसा कि कहा भी गया है, मारवाड़ का रोबीला साफा राजपूती आन बान शान का प्रतीक था। ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो गौरव और स्वाभिमान था जिसे सिर पर पहना जाता था। और आखिर में एक सवाल सबके लिए: आज के इस तेज रफ्तार जमाने में ये पारंपरिक पहनावे अपनी पहचान को कैसे बचाए रखेंगे? इस अनमोल सांस्कृतिक विरासत का भविष्य क्या होगा? सोचने वाली बात है। आज हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।